अर्थशास्त्र भविष्यवाणी करने की कला है कि पैसे का क्या होगा, और फिर ये समझाने की कला है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये मजाकिया लाइन भले ही किसी ने कही हो, लेकिन 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था को देखकर कुछ ऐसा ही महसूस होता है। आज हम इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि थोड़ी हैरान करने वाली कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं। साल 2025 को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक गोल्डीलॉक्स फेज कहा गया है। मतलब एक ऐसा दौर जहां सब कुछ लगभग सही लग रहा था, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। बिल्कुल परफेक्ट। हमारी आज की इस गहन चर्चा का मिशन है इस गोल्डीलॉक्स स्थिति के पीछे के मतलब क्या कारण थे, इसके सामने क्या चुनौतियां थीं, और भविष्य के लिए इसके क्या संकेत हैं। जी, ये विश्लेषण खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के कई पहलू एक साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए इस आर्थिक कहानी की परतें खोलते हैं। तो 2025 की कहानी एक तरह से दो हिस्सों में बटी हुई है। पहले हिस्से में सब हैरान थे कि अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी चल कैसे रही है, और दूसरा हिस्सा ये समझने की कोशिश में निकल गया कि अगर सब इतना अच्छा है तो विदेशी निवेशक भारत से दूरी क्यों बना रहे थे। बिल्कुल। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, यानी वो 3 बड़े आश्चर्य जिन्होंने सबको चौंका दिया। पहला तो था जीडीपी ग्रोथ। जी। वित्तीय वर्ष 2025 की पहली और दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.5% और 8.2% रही। 8.2%। हाँ, ये आंकड़े किसी भी अनुमान से कहीं ज्यादा थे। हालत ये थी कि जो एक्सपर्ट साल की शुरुआत में 6.5% की भविष्यवाणी कर रहे थे, उन्हें अपने अनुमानों को बार बार ऊपर की ओर बदलना पड़ा। मतलब एक जबरदस्त शुरुआत थी। और दूसरा आश्चर्य जो मेरे हिसाब से पहले से भी ज्यादा चौंकाने वाला था, वो था महंगाई का लगभग गायब हो जाना। हाँ, ये सच में असाधारण था। खुदरा मुद्रास्फीति यानी रिटेल इन्फ्लेशन अक्टूबर में 0.3% तक गिर गई। 0.3? जी, ये 2012 के बाद का सबसे निचला स्तर था। और मजे की बात यह है कि अगर हम इसमें से सोने की कीमतों के उतार चढ़ाव को हटा दें तो हेडलाइन मुद्रास्फीति असल में नकारात्मक थी। मतलब कीमतें घट रही थी? जी, कीमतें घट रही थीं। एक मिनट, तेज विकास के साथ इतनी कम महंगाई, ये तो मतलब अर्थशास्त्र की किताबों के खिलाफ जाता है। आमतौर पर जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो मांग बढ़ती है और महंगाई भी साथ साथ बढ़ती है। ऐसा हुआ कैसे? यही तो 2025 का सबसे बड़ा रहस्य था। देखिए, इसके पीछे कुछ किस्मत का साथ था, जैसे अच्छा मानसून। अच्छा। और कच्चे तेल की कम कीमतें, और कुछ सरकार और आरबीआई की नीतियां भी थीं जिन पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये कॉम्बिनेशन बहुत दुर्लभ होता है और इसी ने वो गोल्डीलॉक्स वाली स्थिति बनाई। और फिर था तीसरा आश्चर्य जिसका डर सबको सता रहा था। ट्रेड वॉर का डर। हाँ, अमेरिका ने जो ऊंचे टैरिफ लगाए थे, सबको लगा था कि ये एक ट्रेड वॉर शुरू कर देगा और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को धीमा कर देगा। लेकिन असर बहुत कम हुआ। सही कहा। न सिर्फ भारत पर बल्कि खुद अमेरिका और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव उम्मीद से बहुत कम रहा। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF, जो आमतौर पर बहुत सतर्क रहता है जी, उसने भी वैश्विक विकास के अपने अनुमान को 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 3.2% कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अनुमान से कहीं ज्यादा लचीली मतलब रेजिलिएंट साबित हुई। बिल्कुल। टैरिफ के बावजूद वैश्विक व्यापार रुका नहीं, बल्कि उसने नए रास्ते खोज लिए। अब यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है। साल की शुरुआत में जहां हर कोई टैरिफ और ट्रेड वॉर की बातें कर रहा था, वहीं कुछ ही महीनों में पूरी दुनिया का ध्यान कहीं और चला गया। हाँ, ऐसा लगा जैसे किसी ने चैनल बदल दिया हो। बिल्कुल। वो चैनल था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का। AI। खासकर अमेरिका में AI इकोसिस्टम में इतना भारी निवेश होने लगा कि यह 2025 की सबसे बड़ी आर्थिक कहानी बन गया। टैरिफ की चिंताएं वो पीछे छूट गईं और AI का बूम हेडलाइन बन गया। तो क्या इस AI बूम का फायदा सिर्फ अमेरिका को हुआ या इसका असर दुनिया के बाकी हिस्सों पर भी पड़ा? नहीं, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो अमेरिका में इस AI बूम का फायदा कई एशियाई और यूरोपियन अर्थव्यवस्थाओं को भी मिला। कैसे? देखिए, AI के लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए, जिसके लिए हाईटेक हार्डवेयर जैसे कि चिप्स, सर्वर। हाँ, सेमीकंडक्टर चिप्स, सर्वर और दूसरे उपकरणों की जरूरत होती है। इन चीजों का निर्यात अमेरिका की ओर तेजी से बढ़ा। तो एक तरह से AI ने टैरिफ के डर को मतलब थोड़ा ला। काफी हद तक, हाँ।
इसी वजह से विश्व व्यापार संगठन WTO ने भी 2025 के लिए अपने विश्व व्यापार वॉल्यूम ग्रोथ के अनुमान को 0.9% से बढ़ाकर 2.4% कर दिया। 0.9 से 2.4, ये तो बहुत बड़ा उछाल है। जी, बहुत बड़ा। ये दिखाता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी गतिशील है। एक दरवाजा बंद होता दिखता है तो टेक्नोलॉजी एक नया दरवाजा खोल देती है। AI का ये उभार सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं था, ये एक बड़ा आर्थिक इंजन बन गया जिसने वैश्विक व्यापार को एक नई दिशा दे दी। ठीक है, तो अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा उलझाने वाला है। वो विरोधाभास। हाँ, एक तरफ भारत में GDP ग्रोथ शानदार है, महंगाई काबू में है, यानी गोल्डीलॉक्स वाली स्थिति, लेकिन दूसरी तरफ भारत में पूंजी का प्रवाह मतलब कैपिटल इनफ्लो बहुत अस्थिर था और रुपया भी कमजोर हो रहा था। जी, हमारा रुपया उभरते बाजारों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में से एक था। ये विरोधाभास क्यों? अगर घर में सब अच्छा है तो बाहर वाले हमारे यहाँ निवेश क्यों नहीं करना चाह रहे थे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और UPSC मेंस के नजरिए से देखें तो ये एक क्लासिक केस स्टडी है। आमतौर पर किसी देश की मुद्रा पर दबाव तब आता है जब या तो बाहरी दुनिया में कोई बड़ा संकट हो या फिर देश की अपनी अर्थव्यवस्था में कोई बड़ी कमजोरी हो। 2025 में भारत की घरेलू कमजोरी अपेक्षाकृत बहुत कम थी। तो फिर समस्या कहाँ थी? देखिए, समस्या को समझने के लिए 2013 के टैपर टैंट्रम से तुलना करना सबसे अच्छा रहेगा। हाँ, फ्रेजाइल 5। बिल्कुल, तब भारत को फ्रेजाइल 5 यानी दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था और उसकी वजहें थीं। हाँ, मुझे याद है। तब हमारा चालू खाता घाटा मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा, GDP का 4.8%। बाप रे। हमारा राजकोषीय घाटा भी GDP का 4.8% था और खुदरा मुद्रास्फीति 9.9% जैसी खतरनाक ऊंचाई पर थी। मतलब हर पैमाने पर हम कमजोर दिख रहे थे। जी, इसलिए जैसे ही अमेरिका ने संकेत दिया कि वो अपनी नीतियों को सख्त करेगा, निवेशकों ने भारत से पैसा निकालना शुरू कर दिया और रुपये में भारी गिरावट आई। और 2025 में स्थिति बिल्कुल अलग थी। बिल्कुल, चालू खाता घाटा GDP के 1% से भी कम था, राजकोषीय घाटा नियंत्रण में था और मुद्रास्फीति तो रिकॉर्ड निचले स्तर पर थी। तो अगर घरेलू मोर्चे पर हम इतने मजबूत थे तो समस्या पूंजी खाते यानी कैपिटल अकाउंट पर क्यों आई? हाँ, असल में समस्या का केंद्र कैपिटल अकाउंट ही था। दुनिया भर का पैसा, खासकर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब FDI, वो अमेरिका की ओर जा रहा था क्योंकि वहाँ AI बूम के कारण सबसे ज्यादा रिटर्न की उम्मीद थी। मतलब पैसा वहां जाता जहां सबसे तेज ग्रोथ दिखे। हमेशा। इसके अलावा भारत उन देशों में भी था जिन्हें अमेरिका के टैरिफ का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा था, जिससे निवेशकों में एक अनिश्चितता का माहौल था। और वैल्यूएशंस की भी बात थी, है ना? जी, कुछ एक्सपर्ट्स को ये भी लग रहा था कि भारतीय शेयर बाजार में कंपनियों का मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा हो गया है, मतलब शेयर अपनी असल कीमत से ज्यादा महंगे हैं। तो मतलब हालत ये थी कि बाहर से आ रहा पैसा हमारे छोटे मोटे चालू खाते के घाटे को भरने के लिए भी पूरा नहीं पड़ रहा था। सही। और जब अर्थव्यवस्था में डॉलर की मांग उसकी सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो रुपए पर दबाव पड़ता है और वो कमजोर होता है। बिल्कुल सही। यही वो विरोधाभास था जिसे समझना जरूरी है। एक मजबूत वास्तविक अर्थव्यवस्था यानी रियल इकोनॉमी, लेकिन एक दबावग्रस्त वित्तीय खाता फाइनेंशियल अकाउंट। जी। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक ये है कि किसी देश की अपनी अर्थव्यवस्था चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, वो वैश्विक पूंजी के बहाव पर मतलब काफी हद तक निर्भर रह सकती है। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला है। ये ग्लोबल फाइनेंस की हकीकत है। तो इस मुश्किल स्थिति में जहां विदेशी पैसा साथ नहीं दे रहा, हमारी अर्थव्यवस्था को संभाला किसने? 8% की GDP ग्रोथ आखिर आई कहां से? जैसा मैंने पहले कहा, इसमें कुछ तो किस्मत का साथ था। अच्छा मानसून? जी, अच्छे मानसून से कृषि उत्पादन बेहतर हुआ और ग्रामीण मांग को सहारा मिला। वहीं कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम होने से हमारा आयात बिल कम हुआ और महंगाई भी काबू में रही। लेकिन सिर्फ भाग्य के भरोसे तो नहीं रहा जा सकता। बिल्कुल नहीं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी सरकार और RBI द्वारा समय पर उठाई गई सक्रिय नीतियां। चलिए पहले सरकार की राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं। सरकार ने एक बहुत स्मार्ट कदम उठाया। उन्होंने सरकारी पूंजीगत व्यय
यानी केपेक्स को साल की शुरुआत में ही तेजी से खर्च करना शुरू कर दिया, जिसे फ्रंट लोडिंग कहते हैं। अच्छा, मतलब जो पैसा पूरे साल में खर्च करना था उसका बड़ा हिस्सा शुरू में ही कर दिया। जी, यानी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे सड़कों, पुलों, बंदरगाहों पर पैसा लगाना तेज कर दिया। जब सरकार खर्च करती है तो स्टील, सीमेंट जैसी इंडस्ट्रीज को काम मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है और अर्थव्यवस्था को एक सीधा धक्का लगता है। सही। और इसके अलावा बजट में घोषित आयकर कटौती ने भी लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा छोड़ा होगा। हाँ, और जीएसटी दरों को भी तर्कसंगत बनाया गया, जिससे व्यापार करने में आसानी हुई। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम था महिलाओं को दिए गए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स। जी, अनुमान है कि ये रकम 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। ये पैसा सीधे लोगों के बैंक खातों में गया और इसने सीधे तौर पर खपत को समर्थन दिया, खासकर ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में, जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मतलब सरकार अपनी तरफ से पैसा खर्च करके और लोगों के हाथ में पैसा देकर अर्थव्यवस्था को धक्का दे रही थी। लेकिन ये तो सिक्के का एक ही पहलू हुआ। दूसरा बड़ा खिलाड़ी तो आरबीआई है। क्या वो भी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था? बिल्कुल। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके पास गुंजाइश भी थी क्योंकि महंगाई नियंत्रण में थी। सही कहा। इसीलिए वो ब्याज दरें घटा पाए। कैलेंडर वर्ष 2025 में रेपो रेट में कुल 125 बेसिस पॉइंट्स यानी 1.25% की कटौती की गई। इससे लोन सस्ते हुए होंगे। जी, रेपो रेट कम होने से बैंकों के लिए आरबीआई से पैसा लेना सस्ता हो जाता है, जिसका फायदा वे ग्राहकों को सस्ते लोन के रूप में देते हैं, जिससे निवेश और खपत दोनों को बढ़ावा मिलता है। और कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर में भी कटौती की गई थी, है ना? हाँ, सीआरआर में 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की घोषणा की गई। सीआरआर वह राशि है जो बैंकों को अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास नकद के रूप में रखनी होती है। तो इसमें कटौती का मतलब है कि बैंकों के पास कर्ज देने के लिए ज्यादा पैसा उपलब्ध हो गया। सही। इन दोनों कदमों का उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम में नकदी लिक्विडिटी बढ़ाना था और ये सुनिश्चित करना था कि बॉन्ड बाजार स्थिर रहें। तो संक्षेप में सरकार खर्च कर रही थी और आरबीआई सिस्टम में पैसा डाल रहा था। एक तरह से अर्थव्यवस्था को डबल इंजन का सहारा मिल गया। एकदम सही, जिसने विदेशी पूंजी की कमी के झटके को झेल लिया। ये राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के बीच एक बेहतरीन तालमेल का उदाहरण था। तो 2025 का ये गोल्डीलॉक्स दौर तो निकल गया, लेकिन इन सब का भविष्य के लिए क्या मतलब है? मतलब आगे की राह कैसी दिखती है? अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 में जीडीपी ग्रोथ 6.7% के आसपास रहेगी और मुद्रास्फीति बढ़कर 5% तक जा सकती है। मतलब ग्रोथ अच्छी रहेगी, लेकिन 2025 जैसी असाधारण नहीं। जी, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि सरकार को अपने राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखना होगा, जिसे फिस्कल प्रूडेंस कहते हैं। इसलिए सरकार 2025 की तरह आक्रामक रूप से खर्च नहीं कर पाएगी। तो अगर सरकार के हाथ थोड़े बंधे होंगे तो ग्रोथ की गाड़ी कौन खींचेगा? सारी उम्मीदें फिर निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर पर आ जाती हैं। हाँ। क्या वहां से कोई अच्छे संकेत मिल रहे हैं? हाँ, और ये भविष्य के लिए सबसे सकारात्मक संकेतों में से एक है। निजी कॉर्पोरेट कैपेक्स यानी प्राइवेट कंपनियों द्वारा फैक्ट्री, मशीनरी वगैरह में किए जाने वाले निवेश में सुधार के उत्साहजनक संकेत हैं। और यहाँ एक और बहुत दिलचस्प और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। निवेश का स्वरूप बदल रहा है। स्वरूप बदल रहा है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कंपनियां अब पारंपरिक क्षेत्रों के अलावा नए और भविष्य के क्षेत्रों में ज्यादा निवेश कर रही हैं। अच्छा। एक अनुमान के मुताबिक 2026 से 2030 के बीच प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मतलब पीएलआई स्कीम और दूसरे उभरते हुए क्षेत्र देश के कुल कैपेक्स का लगभग 1/4 25% हिस्सा होंगे। 25%? जी। इसकी तुलना में 2021 से 2025 के बीच ये हिस्सा सिर्फ 12% था। ये एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव है। जब हमें नए उभरते हुए क्षेत्रों की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में सबसे पहले डेटा और एआई ही आता है। क्या हम सही दिशा में सोच रहे हैं? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण डेटा सेंटर है। डेटा को नया तेल कहा जाता है। जी, और इस तेल को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए विशाल डेटा सेंटरों की जरूरत होती है। कई बड़ी वैश्विक टेक्नोलॉजी कंपनियां भारत के डेटा सेंटर, क्लाउड और एआई इकोसिस्टम में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं।
तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां आने वाले दशकों में बहुत मजबूत वृद्धि और लगातार निवेश की उम्मीद है। बिल्कुल, ये भारत को सिर्फ सॉफ्टवेयर सर्विस का देश नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में भी स्थापित करेगा। तो कुल मिला के क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि 2025 में जो विदेशी पूंजी का प्रवाह कमजोर पड़ गया था, वो आगे चलकर फिर से भारत की ओर लौटेगा? बिल्कुल, इसके कई संकेत मिल रहे हैं। जैसा हमने डेटा सेंटर्स की बात की, बड़ी वैश्विक टेक कंपनियों द्वारा भारत के लिए बड़ी निवेश योजनाओं की घोषणा के साथ एफडीआई में तेजी आने की पूरी उम्मीद है। जब गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां किसी देश में बड़ा निवेश करती हैं, तो उससे एक सकारात्मक माहौल बनता है और दूसरे छोटे बड़े निवेशक भी निवेश के लिए प्रोत्साहित होते हैं। और अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों का क्या? 2025 की शुरुआत में टैरिफ की अनिश्चितता एक बड़ी चिंता थी। हाँ, उस मोर्चे पर भी सकारात्मक विकास की उम्मीद है। अगर भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बन जाती है, तो ये अनिश्चितता को काफी हद तक कम कर देगा। और इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा? जी, क्योंकि उन्हें नीतियों की स्थिरता का भरोसा मिलेगा। एक स्थिर और अनुमानित व्यापार नीति हमेशा विदेशी पूंजी को आकर्षित करती है। मतलब अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घर में जोर पकड़ रहा है और बाहर से भी पैसा आने लगे, तो फिर तस्वीर काफी अच्छी दिख सकती है। हाँ, इससे न सिर्फ एफडीआई बल्कि एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के भी भारत के शेयर बाजारों में लौटने की संभावना बढ़ेगी। अच्छा, तो अगर हम इन सबको जोड़कर देखें, निजी निवेश में सुधार, डेटा सेंटर्स जैसे नए क्षेत्रों का उदय और एक बेहतर वैश्विक माहौल, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि रुपया भी स्थिर होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी विकास की तेज गति को बनाए रखेगी। तो आज की इस गहन चर्चा से ये साफ है कि 2025 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियों और अवसरों का एक अनूठा मिश्रण था। जी, एक तरफ शानदार जीडीपी और नियंत्रित मुद्रास्फीति का गोल्डीलॉक्स दौर था, तो दूसरी तरफ वैश्विक पूंजी प्रवाह की एक बड़ी चुनौती। लेकिन सही समय पर उठाए गए राजकोषीय और मौद्रिक नीतिगत कदमों और अर्थव्यवस्था के अपने आंतरिक लचीलेपन ने से संभाले रखा। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल भविष्य के लिए उठता है, जिस पर नीति निर्माताओं को सोचना होगा। क्या? जैसे जैसे निजी निवेश, विशेष रूप से एआई और डेटा सेंटर जैसे नए टेक्नोलॉजी आधारित क्षेत्रों में सरकारी निवेश की जगह लेना शुरू करेगा, तो भारत को अपनी विकास की गति को बनाए रखने के लिए किन संरचनात्मक सुधारों पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा? यह सोचने के लिए एक बेहतरीन बिंदु है। क्या हमें अपने लेबर कानूनों को और लचीला बनाना होगा, या फिर बिजनेस करने की प्रक्रिया को और आसान बनाना होगा, या शायद सबसे जरूरी स्किल्ड वर्कफोर्स? हाँ, इन नए क्षेत्रों के लिए एक बड़ी संख्या में स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करनी होगी। भविष्य का विकास अब सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र के कंधों पर भी समान रूप से निर्भर करेगा। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस के इस लेख पर आधारित ये विश्लेषण पसंद आया हो और आप ऐसे ही और विषयों पर गहराई से जानकारी चाहते हैं, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई सवाल हैं, खासकर यूपीएससी की तैयारी से जुड़े, तो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगली बार तक सीखते रहें।